जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। मैंने चंद दिन पहले डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब का एक इंटरव्यू किया था जो आज एक्सप्रेस के ऊपर चला, और ये इंटरव्यू एक्सप्रेस के लिए था। इस इंटरव्यू के अंदर बड़ी ही दिलचस्प किस्म की बातें डॉक्टर साहब ने की। एक तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि आप ये बताएं कि हमारा जो न्यूक्लियर वेपन है वो इंडियन न्यूक्लियर वेपन से किस कदर मुख्तलिफ है। तो उन्होंने इसका बड़ा मज़ेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखें कि जो आइटम बम होता है वो बड़ा खौफनाक होता है, और उसको कैरी करना फिर उसको चलाना ज़ाहिर डिफ़िकल्ट होता है, और अगर आप उसको एक बार चला देते हैं तो इतनी बड़ी तबाही आ जाती है कि जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो हमने एक और किस्म का हथियार भी बनाया जिसे टैक्टिकल वेपन कहते हैं, और ये टैक्टिकल वेपन जो है ये कम मिकदार के अंदर है। यानी आप ये समझें कि छोटे छोटे बम्स हैं। जिस तरह अगर एटम बम है तो बहुत बड़ा बम होगा, जो ज़ाहिर है उसी तरह जिस तरह हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर इस्तेमाल किया गया था वो इसी किस्म की तबाही फैलाएगा। बल्कि उन्होंने कहा जी कि वो जो बम था जो हिरोशिमा में चला था उसका साइज़ बहुत बड़ा था। तो अब जो बम्स आ रहे हैं वो बड़े छोटे साइज़ के हैं, कॉम्पैक्ट हैं, और लेकिन जो उनकी तबाही है वो उससे कहीं गुना ज़्यादा है। लेकिन वो ज़ाहिर है एक फाइनल एक बम है जिसके बाद ज़ाहिर है किसी और बम की गुंजाइश नहीं बचती। तो हमने उसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स बनाए। एक वेरिएंट ये है कि फर्स्ट स्टेप है, आप ये समझें कि फर्स्ट डिफेंस है, और फर्स्ट डिफेंस के लिए हमने टैक्टिकल वेपन्स डेवलप किए हैं। और वो टैक्टिकल वेपन्स छोटी तादाद में है और छोटी मकदार के अंदर है। मसलन उन्होंने कहा कि छोटा बम है, और उसके लिए हमने मिसाइल्स बनाए जिन्हें नसर कहते हैं। तो नसर 1 है, नसर 2 है, और उसका मकसद ये है कि ये छोटा बम जो है नसर के ऊपर लगाया जाए, और उस नसर की जो रेंज है वो 70 किलोमीटर तक है। तो जब दुश्मन की फौज पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गई, खुदा न खास्ता फर्ज कर लें कि दुश्मन आ गया पाकिस्तान के अंदर, अब दोनों फौजें आमने सामने हैं, और इंडियन फौज जो है वो तादाद में ज़्यादा है, और हमें ये महसूस होता है कि पाकिस्तान का जो बहुत सारा रकबा या इलाका है वो इंडियन ने कैप्चर कर लिया है। तो अब हम ज़ाहिर सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाना चाहते, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उन तक रेडिएशन नहीं जानी चाहिए। तो उसके लिए हमने एक टैक्टिकल वेपन बनाया है, और उस टैक्टिकल वेपन को चलाने के लिए हमें सिर्फ नसर मिसाइल चाहिए होगा। तो उस मिसाइल के ऊपर लगा के 70 किलोमीटर के रेडियस में हम जब उसको फेंकेंगे तो वो 50 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर का जो इलाका होगा उसके अंदर तबाही फैलाएगा, और उसके अंदर ना कोई टैंक बचेगा, ना कोई तोप बचेगी, ना कोई राइफल बचेगी, ना कोई सोल्जर बचेगा। तो वो जो वार थिएटर है उसको उड़ा देगा। तो उसके लिए हमने टैक्टिकल वेपन्स डेवलप किए हुए जो इंडिया के पास नहीं है। लिहाजा अगर कभी जंग होती है खुदा ना खास्ता, और उस जंग के अंदर हमें यह महसूस होता है कि कन्वेंशनल वार में हम मार खा रहे हैं और दुश्मन ने हमें हर तरफ से घेर लिया है, तो फिर हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसकी शक्ल में हम सिर्फ और सिर्फ उनकी फौज को नुकसान पहुंचाएंगे, उनकी मशीनरी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो उस वार थिएटर को उड़ा देगा। और ये वो फैसिलिटी है, ये वो फैकल्टी है जो उनके पास नहीं है, जो इंडिया के पास नहीं है। तो हमने इस तरह एक टैक्टिकल वेपन्स डेवलप किया, और उसके बाद मतलब ये नहीं है कि बस इसके बाद फिर हमारा डिफेंस खत्म हो जाएगा। ये फर्स्ट फेज है, और उसके बाद हमारे पास सेकंड स्ट्राइक जो है उसकी कैपेबिलिटी भी मौजूद है, और फिर उसके बाद एक फाइनल और थर्ड जो हमारे पास कैपेबिलिटी है वो है जो फुल फ्लज एक बम है। और डॉक्टर साहब ने कहा कि अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि कभी ऐसा मौका ना आए, लेकिन अगर मौका आ गया तो पाकिस्तान के पास स्ट्राइक्स के लिए फर्स्ट स्ट्राइक है, फिर सेकंड स्ट्राइक है, फिर थर्ड स्ट्राइक है, यानी हर किस्म के स्ट्राइक्स का मवाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। फिर इसके साथ साथ डॉक्टर साहब का यह भी कहना था जो हमारा शहीन है, उन्होंने कहा जी, और जो उनके काला पानी के जज़ायर हैं, अगर आप कभी जाके गूगल करें तो आपको बिल्कुल इंडिया के एंड पे आइलैंड्स मिलते हैं, और इसको इनको एंडोमेंस आइलैंड्स कहते हैं। और जब अंग्रेज़ था सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो वो काले पानी पे लोगों को भेजता था, जो कैदी उनको महसूस होते थे कि बागी है और उनको हिंदुस्तान के अंदर रखने का नुकसान है, तो उसको अंडमान जो आइलैंड से वहाँ भिजवा देता था, जिसको काला पानी कहा जाता था। तो डॉक्टर साहब ने इंकशाफ किया कि जो इंडिया की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो अंडमान जो आइलैंड्स हैं उनके ऊपर है, यानी उन्होंने इंडिया की मेन लैंड से दूर रखा हुआ है ताकि हर किस्म की इन्वीजन से वो महफूज रहें। लेकिन डॉक्टर साहब ने ये क्लेम किया कि जो हमारे शहीन हैं वो वहाँ तक जा सकते हैं। तो हम अगर कभी हमें मौका मिला या कभी ऐसा कोई वक्त आया कि पाकिस्तान को अपना डिफेंस करना पड़ा या अफेंस करना पड़ा, तो पाकिस्तान शाहीन के ज़रिए उन तमाम कैपेबिलिटीज़ को, तमाम फैसिलिटीज़ को उड़ा सकता है जो इंडिया ने अपनी टेरिटरी से बाहर रखी हुई हैं। यानी हमारा जो शाहीन है उसका हदफ बहुत ज़्यादा और दूर तक वो जा सकता है। साथ साथ डॉक्टर साहब ने कहा
कि इंडिया के अंदर कोई ऐसा मुकाम नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जो हमारी नज़रों से पोशीदा हो या जहां पे हम वार नहीं कर सकते। तो हमने न्यूक्लियर के अंदर बहुत ज़्यादा आगे हम ले गए इस फैसिलिटी को, और साथ साथ जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसमें पाकिस्तान बहुत आगे है, इंडिया से बहुत ही आगे है। और इसके मुकाबले में जो इंडियंस मिसाइल्स हैं वो अक्सर औकात रास्ते में गिर जाते हैं, या ब्राह्मोस जो उन्होंने इस जंग के दरमियान ट्राई किए वो अपने ही इलाकों के अंदर गिर गए, बल्कि एक ब्राह्मोस अफगानिस्तान चला गया बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के ऊपर गिरता। तो उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो बहुत पुअर हैं, जबकि हमें अल्लाह ताला ने ख़ास हमारे ऊपर करम किया है, हमारा डिफेंस बड़ा महफूज है। तो डॉक्टर साहब का जो इंटरव्यू है वो मेरा ख्याल है इंडिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, और उन तमाम पाकिस्तानियों की आंखें खोलने के लिए भी जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान शायद कमज़ोर मुल्क है। पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला का ख़ास करम है, पाकिस्तान बहुत मजबूत है। लिहाजा आज का जो वीलाग है उसका आगाज़ ही मैं पाकिस्तान की स्ट्रेंथ से कर रहा हूँ। और सिर्फ ये स्ट्रेंथ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि आप ये जान के हैरान होंगे कि जो फ्रांस है उसने भी पाकिस्तान की शागिर्दी इख्तियार करने का फैसला कर लिया। उसने कहा है जी कि हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, और उन लोगों से सीखने की ज़रूरत है जिन्होंने राफेल को गिराया। तो ये फ्रांस इस लेवल पे क्यों आया, ये भी आपको पूरी डिटेल के साथ आज के वीलाग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये एहतजाज कब किया जाएगा, किस तरह किया जाएगा, ये भी आपको इसी वीलाग में आगे चल के बताएंगे। और हमारे एक दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान के अंदर भारी सरमाया कारी करने का ऐलान कर दिया है। ये सरमाया कहाँ से आ रहा है और क्यों हमारा दोस्त मुल्क करेगा, और ये कौन सा दोस्त मुल्क है, ये भी आपको इसी वीलाग में पूरी डिटेल से बताएंगे। और साथ साथ अफगानिस्तान में 15,000 फौजी गाड़ियाँ और असला बरामद हो गई। असला किसके पास था, फौजी गाड़ियाँ किसके पास थी, ये भी आप इसी वीलाग में मुलाजा करेंगे। और पाकिस्तान के लिए एक और खुशखबरी भी आ गई है, और ये बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान का सिर्फ मशरकी बॉर्डर महफूज नहीं है, मगरबी बॉर्डर ने भी महफूज होना शुरू कर दिया है। अब ये वहाँ पे क्यों हो रहा है, ये भी आपको इसी वीलाग में बताएंगे। और साथ साथ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर जिहाद करने पर पाबंदी लगा दी है, ये क्यों लगी, किस तरह लगी, ये भी इसी वीलाग में आप मुलाजा कीजिए। और इंडिया पर एक केमिकल हमला हो गया, और ये केमिकल हमला किसने किया, ये एक बड़ी मिस्ट्री है जो आपको इसी वीलाग में बताई जाएगी। लेकिन वीलाग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको वीलाग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। और साथ साथ हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट की है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस कम्युनिटी के ऊपर, उसके लिंक के ऊपर आप क्लिक करके उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट खबरें मिलती रहें। हम सबसे पहले अफगानिस्तान की तरफ से आने वाली एक बहुत अच्छी खबर की तरफ आते हैं। आज अफगानिस्तान के एक तालिबान कमांडर है, और बड़े तालिबान कमांडर जिसका नाम सईदुल्लाह सईद है, और उन्होंने आज पुलिस की पासिंग आउट परेड के साथ खिताब करते हुए पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर का बंदोबस्त किया। उन्होंने कहा कि अमीर के हुक्म के बगैर किसी भी मुल्क बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर लड़ना जायज़ नहीं है, और हम इसके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं, और ये पाबंदी है। साथ साथ उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ग्रोहों में शामिल हो के बैरून मुल्क जहाद करने वाले हकीकी मुजाहिदीन नहीं है, ये गलत मुजाहिदीन है, जैली मुजाहिदीन है, उनको मुजाहिदीन नहीं कहना चाहिए। साथ उन्होंने कहा कि दूसरे मुल्कों के अंदर हमले करने वाले अफराद को मुजाहिद कहना गलत है, और हम इसको कभी भी बाकायदा ना इसकी कोई तरबियत दे सकते हैं, ना ही हम इसको इनकरेज कर सकते हैं। साथ उन्होंने कहा कि जहाद का ऐलान या इजाज़त देना सिर्फ और सिर्फ रियासती अमीर का हुक्म है, और अगर वो हुक्म नहीं दे रहा तो किसी ग्रोह या किसी फ़र्द का किसी जहाद के अंदर शामिल होना ये नाजायज़ भी है, और इसके साथ साथ खिलाफ कानून भी है। उनका ये कहना था कि रियासती जो हैं, जो अफ़गानिस्तान के जो अंदर जो रियासती लोग हैं या जो लोग अफ़गानिस्तान के अंदर रह रहे हैं, उनके ऊपर कतन ये उनको इजाज़त नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जाके किसी किस्म का फसाद फैला सकें। और अगर रियासत ने उनको रोका है और इसके बावजूद वो ये काम कर रहे हैं तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकेगी, और ये नाफरमानी भी है और जुर्म भी है। तो अफ़गानिस्तान की तरफ से बड़ी मुद्दत बाद पाकिस्तान के लिए खुशखबरी आई है कि उन्होंने टीटीपी के ख़िलाफ़ बाकायदा एक फतवा जारी कर दिया और हुक्म जारी कर दिया है कि आज से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई एक्टिविटी अफ़गानिस्तान से नहीं हो सकेगी। और अगर कोई अफ़गानिस्तान से जाके पाकिस्तान के अंदर जहाद करने की कोशिश करता है या वहाँ पे फसाद फैलाने की कोशिश करता है तो अफ़गान गवर्नमेंट उसे सपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि अफ़गान गवर्नमेंट उसके ख़िलाफ़ जहाद करेगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अब इसकी बैकग्राउंड जो है वो ये है
कि पाकिस्तान ने क्योंकि इंडिया के दांत खट्टे किए थे मई के शुरू में 10 मई को, तो उसका अफेक्ट ये हो रहा है कि पूरी दुनिया से न सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ हो रही है बल्कि इस्लामी दुनिया पाकिस्तान को बड़ी मोहब्बत की नज़र से देख रही है। मैं देख रहा था कि कल जो अज़रबैजान के अंदर फंक्शन हुआ है उसके अंदर तैयब अर्दगान साहब मौजूद थे, और जब जनरल आसम मनीर साहब खड़े हुए तो उन्होंने तैयब अर्दगान साहब ने अपना हाथ सीने के ऊपर रख लिया, दिल के ऊपर रख लिया। तो ये चीज़ साबित करती है कि टर्की जैसा मुल्क जो फ़ौजी लिहाज से और फ़ौजी आलात के लिहाज से पाकिस्तान से बहुत आगे है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं या उसके जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो भी पाकिस्तान को इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं। पहले भी देखते थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं। और जब पाकिस्तान के सिपा सलार फील्ड मार्च खड़े होते हैं तो वो भी अपने सीने के ऊपर, दिल के ऊपर हाथ रख लेते हैं। और टर्कों का दिल के ऊपर हाथ रखना बहुत ज़्यादा इज्जत देने के मुतरादिफ होता है। जब टर्क किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं तो अपने दिल के ऊपर हाथ रखते हैं। तो ये चीज़ साबित करती है कि पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है। तो एक तो इंडिया की जो मरम्मत हुई है उससे अफगानिस्तान गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कान हो गया। उन्हें महसूस हुआ कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं बख्शा, इतनी बड़ी पावर को इन्होंने रगड़ के रख दिया है, तो हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो एक उन्हें गलबे का एहसास हुआ पाकिस्तान की तरफ से। और दूसरा ये है कि चाइना क्योंकि इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है, और चाइना ने जो अफगान वज़ीर ख़ारजा है उसको चाइना के अंदर बुला के, और साथ साथ जो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और नायब प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म है उनको बुला के एक सुलह का एक रवैया रखा है। तो अब एक ट्राइका बना है चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का। तो इसका भी इफेक्ट है क्योंकि चाइनीज़ ने अफगानों को रोका है कि आइंदा से आपने पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल वक्त क्रिएट नहीं करना, कोई मुश्किल खड़ी नहीं करनी। तो उसका भी असर हो रहा है। और यही वजह है कि इब्राहिम सदर जो यहाँ टीटीपी को और साथ साथ बीएलए को सपोर्ट कर रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, वो भी इंडिया के अंदर जाके पनाह गजीन होने पर मजबूर हो गए। तो ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि अब अफगानिस्तान के अंदर एक तब्दीली आ रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में टीटीपी को अफगानिस्तान से कंट्रोल किया जाएगा, और अगर कंट्रोल नहीं किया जाता तो ये पाकिस्तान की तरफ से आखिरी ऑप्शन या आखिरी वार्निंग अफगानिस्तान को दी गई है। फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ और टीटीपी के साथ वही सलूक करेगा जो इसे करना चाहिए। तो अब आखिरी सिलसिला चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। और इसके साथ साथ तालिबान ने कुछ सूबे हैं अफगानिस्तान के जिनको मशरकी सूबे कहा जाता है, ये मशरकी साइड पे हैं, वहाँ से जो मुख्तलिफ वहाँ पे वारलॉर्ड्स हैं और जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं उनके घरों में, उनके कैंप्स के अंदर छापे मार के 15,000 गाड़ियाँ और असला और बारूद और इसके अलावा जो बड़े हथियार हैं वो दरियाफ्त किए हैं। तो 15,000 बहुत बड़ा ख़जाना होता है, और बाकायदा एक फ़ौज होती है जिसके पास ये 15,000 इक्विपमेंट्स गाड़ियाँ होती हैं। तो इसके साथ साथ कई जगहों से ऐसा भी है कि छावनियाँ जिसके अंदर 3500 गाड़ियाँ, और ये वो गाड़ियाँ जो जंग के दरमियान इस्तेमाल हो सकती है, और इनके ऊपर बाकायदा जो हैं वो तोपें लगी हुई हैं, और इनके ऊपर बाकायदा जो बड़ी गन्स हैं वो लगी हुई हैं। तो ये सारी उन्होंने अपनी हिरासत में ले ली, अपने कंट्रोल में ले रही है। तो अब ये वफाक का हिस्सा बन गए, और ये वो लो वारलॉर्ड्स से जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते थे। तो ये भी एक अच्छी खबर पाकिस्तान को मिली है। तो अब मुझे लगता है कि मशरकी बॉर्डर के साथ साथ मगरबी बॉर्डर जो वो भी पाकिस्तान का महफूज होना शुरू हो गया, और इसका आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ अज़रबैजान ने पाकिस्तान के अंदर $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर दिया है। और ये अज़रबैजान वो मुल्क है जो इस वक्त इस जंग के अंदर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। चंद मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने दोस्ती का हक अदा कर दिया, जिसके अंदर चाइना है, जिसके अंदर टर्की है, जिसके अंदर अज़रबैजान है। तो अज़रबैजान ने बाकायदा इंडियन मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया था, और इंडिया ने उसके बाद अपनी टूरिज्म जो थी उसको रोक दिया अज़रबैजान के लिए, उसे नेगेटिव लिस्ट में शामिल कर दिया। और साथ टर्की के अंदर भी जितने इंडिया से टूरिस्ट जाते थे, इंडिया ने उनको डिस्करेज करना शुरू कर दिया। लेकिन अज़रबैजान इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान ने आगे बढ़ के अज़रबैजान की बड़ी मदद की थी। जब भी नकोरो काराबाख का इशू बना था आर्मीनिया के साथ, तो पाकिस्तान ने हमेशा अज़रबैजान का साथ दिया। सो फार सो 2020 में पाकिस्तान ने खुल के अज़रबैजान का फौजी साथ भी दिया था, और साथ साथ सियासी और सफारती साथ भी दिया था। तो इसका एहसास अज़रबैजान को है। तो अब उसने रिटर्न करना शुरू कर दिया। उन्हें महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक नहीं है, तो अज़रबैजान ने अपनी कंपनीज को यहाँ भेजना शुरू कर दिया। तो $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अज़रबैजान की इस ज़माने में अगर पाकिस्तान को मिल रही है, तो पाकिस्तान को आने वाले दिनों में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर मुल्क गिर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये बताया कि बुशरा बीबी के साथ उनकी
30 दिनों से मुलाकात नहीं हुई और बुश बीबी को सिर्फ इनकी सियासत की वजह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है। और साथ साथ उन्हें सलमान अकबर राज साहब को कहा है कि आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जाएं। और साथ साथ उन्होंने अपने कारकुनों से कहा कि कारकुनों, कमर बांध लो, अनकरीब हम एक बहुत बड़ी तहरीक चलाने वाले हैं और ये तहरीक मुल्क गिर होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब अब इस पोजीशन में हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर या किसी और जगह पे कोई तहरीक चला सकें, क्योंकि ये जो जंग है जो इंडिया के साथ हुई है उसने इस्टेब्लिशमेंट को बहुत तगड़ा कर दिया है, बल्कि गवर्नमेंट को भी बहुत तगड़ा कर दिया है। तो अब वो वक्त गुजर गया है कि इमरान खान साहब की जो धमकी होती थी उससे गवर्नमेंट लरस जाती थी या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई सुलह का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया जाता था। तो इमरान खान साहब इस मामले में मेरा ख्याल है अपना वक्त गुजार चुके हैं। अब इस किस्म की तड़ियाँ देने का, इस किस्म की धमकियाँ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब भी इमरान खान साहब की तरफ से इस किस्म की तहरीक चलाने का ऐलान होता है तो साथ ही लोग हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सब लोगों को महसूस होता है कि अब ये गीदड़ भभकियाँ जिनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर कुछ जहरीले केमिकल्स भरा हुआ एक बहुत बड़ा कंटेनर था, एक जहाज़ था, और ये जहाज़ डूब गया और ये जहाज़ केरला के साहिलों के अंदर वहाँ पे डूबा और इसके अंदर कोई 640 कंटेनर्स थे, जिसके अंदर 13 ऐसे इंतहाई ख़तरनाक केमिकल से भरे हुए कंटेनर्स थे जो समंदर के अंदर डूब गए, जिसकी वजह से समंदर में केमिकल्स फैल गए और अब वहाँ पे समुद्री जो हयात है उसको भी नुकसान हो रहा है और साथ साथ जो लोग हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। तो इससे जो इंडिया के बारे में एक तासुर था कि इंडिया बड़ी पावर है और उनके एसओपीज़ बड़े तगड़े हैं, तो वो एसओपीज़ सारे नंगे हो गए। तो अभी ये साबित हो रहा है कि इंडिया अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सकता और उसके अपने एसओपीज़ जो हैं वो बड़े कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से बहिरा अरब जो है उसके अंदर बाकायदा आयल फैल गया, उस वक्त केमिकल फैल गए हैं, जिससे दुनिया खासी परेशान है। लेकिन इंडिया ने बजाय इसके कि अपनी गलती का एतराफ़ करता, उसने कहना शुरू कर दिया है कि जी हमारे ऊपर केमिकल अटैक हुआ है। तो इंडिया को चाहिए यह था कि वो अपनी गलती को तस्लीम करता और कोई ऐसे तगड़े किस्म के एसओपीज़ बनाता कि आइंदा इस किस्म का कोई इंसिडेंट ना हो। लेकिन इंडिया ने उस तरफ जाने के बजाय इसके अंदर से भी साजिश तलाश करना शुरू कर दी है और इस वक्त अगर आप इंडियन मीडिया देखें तो वो अपनी गवर्नमेंट या अपने सिस्टम के ऊपर उंगली उठाने के बजाय वो ये कह रहे हैं कि ये भी एक दहशतगर्दी हो सकती है, क्योंकि बैरूनी ताकतों को मालूम था कि हमारा एक जहाज़ आ रहा है जिसके अंदर बड़े ख़तरनाक किस्म के केमिकल हैं, तो लिहाजा जानबूझ के इसको डुबोया गया है और इसका ताकि इंडिया को नुकसान हो सके। तो बजाय इसके कि अपने एसओपीज़ को तस्लीम करता, उन्होंने उसको एक रंग देना शुरू कर दिया कि ये केमिकल हमारे ऊपर हमला है और इसका जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है इंडिया को। तो इंडिया इसको एक नया रंग देने की कोशिश कर रहा है, जबकि मुकम्मल तौर पे ये उनकी नालायकी और नाहली है। इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद आज तक वो अपने एसओपीज़ क्रिएट नहीं कर सके कि अगर इस टाइप का कोई बहरी जहाज़ आना है जिसके अंदर केमिकल्स हैं और 17 या 13 ख़तरनाक केमिकल्स के अगर उसके अंदर कंटेनर्स हैं, तो उसका ज़ाहिर है कोई एसओपीज़ होनी चाहिए थी और उसके मुताबिक उसका बाकायदा ख्याल रखा जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि दूसरे कंटेनर्स आ रहे हैं तो उसके साथ साथ केमिकल्स के कंटेनर भी आ गए और गवर्नमेंट ने कोई कंट्रोल के लिए कोई ख़ास मैकेनिज्म नहीं बनाया था, जिसका नुकसान ज़ाहिर है अब पूरे इंडिया को होगा। और उसके साथ साथ जो दूसरे मुल्क हैं जो बहिरा अरब के अंदर जो पानी शेयर करते हैं उन सबको नुकसान होगा। लेकिन इंडिया ज़ाहिर है इसे किसी न किसी के खाते में डाल देगा। अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि पाकिस्तान का नाम अभी तक इंडिया ने नहीं दिया, वरना इंडिया के अंदर किसी जगह अगर गाड़ी की हवा भी निकल जाए किसी पाइप किसी टायर की या कोई सिलेंडर फट जाए तो फौरी तौर पे कहा जाता है कि आईएसआई का काम है। तो इस मरतबा इंडिया ने आईएसआई का नाम नहीं लिया, लेकिन मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया है कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है और इस साजिश का मकसद ये है कि इंडिया की ट्रेड मुतासर हो या फिर इंडिया की जो मर्चेंट नेवी है उसको मुतासर किया जाए। लेकिन है सिर्फ और सिर्फ नाहली। इसके साथ साथ जनाब जो राफेल त्यारा ज़ाहिर है पाकिस्तान ने 6 और 7 मई के दरमियानी रात 3 राफेल त्यारे पाकिस्तान ने गिरा दिए थे, उसके ऊपर अब फर्स्ट टाइम फ्रांस की फ़ौज का ऑफिशियल वर्जन आ गया। उनके तर्जुमान से सवाल किया गया था कि क्या राफेल त्यारे इंडिया और पाकिस्तान की सरहद के ऊपर गिरे थे या नहीं गिरे थे, तो उसका जवाब देते हुए फ़ौजी तर्जुमान का ये कहना था कि जो 10 मई है या 7 मई है, इन दोनों दिनों में बहुत ज़्यादा त्यारे सरहदों के ऊपर उड़ते रहे, बल्कि सैकड़ों की तादाद में त्यारे उड़े हैं। और इसके दौरान अगर कोई राफेल गिर गया, अगर कोई राफेल गिर गया, वो कहते हैं अगर कोई राफेल गिर गया, क्योंकि हम इंडिया से बात कर रहे हैं और इंडिया से जब तक मामलात क्लियर नहीं होते हम इस चीज़ की तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई त्यारा गिरा है तो ये 20 साल के अंदर पहला त्यारा होगा राफेल जो गिरा है,
कि मोस्ट सोफिस्टिकेटेड जहाज़ है, फाइटर जेट है, तो उसका गिर जाना जो है ना एक वाकई बहुत बड़ा वाक़या है। तो अगर ये गिरा है वाकई और हमें इसकी तस्दीक हो जाती है तो फिर हम इसके बारे में कुछ तस्दीक करेंगे। लेकिन साथ ही उनका ये कहना था कि इस इंसिडेंट से हमें बहुत ज़्यादा सीखना चाहिए और हमें सीखना चाहिए इससे, और हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये जो इन बिटवीन द लाइन है, इसके अंदर दो चीज़ें, एक तो उन्होंने डिनाई नहीं किया, तो बहुत आसान काम था कि फ्रांस डिनाई कर देता कि हमारा कोई त्यारा नहीं गिरा, क्योंकि ये त्यारे तो यार कैलकुलेटेड हैं। 36 त्यारे इंडिया के पास आए थे और उनको गिनने में कौन सा टाइम लगता है। दूसरा, ये जो फाइटर जेट्स हैं ये इंटरलिंक्ड होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ। यूं ही अगर कोई त्यारा गिरता है तो पीछे जो मेन कम्युनिकेशन सेंटर है उसको फौरन पता चल जाता है कि हमारा एक त्यारा गायब हो गया है या वो किसी हादसे का शिकार हो गया। अब ये दुनिया वो वाली नहीं है दुनिया के जाके आपने फिजिकली चेक करना है और एक एक पुर्जा चेक करना है कि कहीं जहाज़ के अंदर से पुर्जा निकला या नहीं निकला, ये हमारा ही जहाज़ गिरा, ये कोई और जहाज़ गिरा। तो अब ये दुनिया वो नहीं है। तो अगर तो जहाज ना गिरा होता तो फ्रांस ने आज इनकार कर देना था। उन्होंने कहना था जी नहीं, इस टाइप की कोई कहानी नहीं है, सब बकवास है, हमने त्यारे गिन लिए हैं, हमें पता है हमारे जहाज कहाँ खड़े हुए हैं। तो ऐसी किसी जगह पे ना इंडिया ने क्लेम किया और ना ही फ्रांस की तरफ से क्लेम किया गया, बल्कि इंडिया की तरफ से जब भी ये सवाल किया जाता है, पूछा जाता है, तो वो इसका कोई जवाब नहीं देते। बल्कि जब उनके सेक्रेटरी खारजा से पूछा गया था, जब उनके वजीर खारजा से पूछा गया था और जब उनके फौजी तर्जमान से पूछा गया था या दफ्तर खारजा के तर्जमान से पूछा गया था, तो उनका जवाब बड़ा सिंपल सा होता था कि जी ये सरदस्त हम नहीं बता सकते कि वो टॉप सीक्रेट है, इसका दुश्मन को फायदा हो सकता है। भाई अगर आपका त्यारा नहीं गिरा तो आप ये कह सकते नहीं हमारा कोई त्यारा नहीं गिरा, हमारे त्यारे मुकम्मल है। लेकिन क्योंकि इंडिया नहीं बताना चाहता, उसकी बेइज्जती है, और राफेल और फ्रांसीसी गवर्नमेंट भी नहीं बताना चाहती कि इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। लेकिन पूरी दुनिया के अखबारात में ये खबर छप चुकी है, पूरी दुनिया को मालूम है कि वाकई इंडिया के अंदर राफेल त्यारे गिरे हैं। और इवन जो एक तर्जुमान था, सीक्रेट तर्जुमान था इनका, उसने ये तक एक बैनुल-अक़वामी अखबार को बता दिया था कि एट लीस्ट वन गिरा है। एट लीस्ट से मतलब ये है कि एक से ज़्यादा है त्यारे जो राफेल गिरे हैं। तो अब अगर पाकिस्तान से रिलेटेड सवाल के ऊपर फ्रांसीसी फौज का तर्जुमान ये कह रहा है कि हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि फ्रांस ने भी पाकिस्तान की शागिर्दी इख्तियार कर ली है, क्योंकि ये कारनामा पाकिस्तान ने किया है और ऐसा ज़बरदस्त किस्म का कारनामा किया है जिससे पूरी दुनिया को शेक करके रख दिया कि ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम क्रिएट किया है, फिर एक ऐसी जैमिंग मशीन क्रिएट की है और फिर एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि जो इससे पहले दुनिया में नहीं था, कि बड़े बड़े त्यारे आप हैक कर सकें, बड़े बड़े त्यारों का कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर सकें और इस तरह जैम करें कि आप उनको शूट कर सकें। तो पाकिस्तान ने वाकई कमाल कर दिया। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में दूसरे मुल्कों की तरह फ्रांस को भी पाकिस्तान की शागिर्दी इख्तियार करनी पड़ेगी। पाकिस्तान से ये सिस्टम जो है बारो करना पड़ेगा या पाकिस्तान ये सिस्टम सीखना पड़ेगा, बिल्कुल इस तरह जिस तरह अमेरिकन ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान से ये सिस्टम सीखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी लेकिन वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सका जिस लेवल पर पाकिस्तान के साइंसदान या पाकिस्तान के नौजवान या पाकिस्तान के हैकर्स या पाकिस्तान एयरफोर्स के नौजवान या पायलट जिस लेवल पर पहुंचे। तो ये पाकिस्तान का कमाल है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया तस्लीम करेगी कि पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का बाकायदा लोहा मनवाया पूरी दुनिया से। बहरहाल पाकिस्तान वाकई जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।